हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ा था। आज हम इलास्टिसिटी और प्लास्टिक से संबंधित कुछ आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? टॉपिक हमारा है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? बच्चों, हमने बताया था कि कई सारे फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स और क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अगर किसी रबर बैंड को हम फैला रहे हैं या स्प्रिंग को हम फैला रहे हैं तो हमने फोर्स लगाया बाहर की तरफ, लेकिन ये स्प्रिंग भी क्या होती है, अपने अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। जो स्प्रिंग अपने अंदर की फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो अगर यही रीस्टोरिंग फोर्स किसी यूनिट एरिया पे सेटअप हो जाए, जैसे मान लीजिए ये हुक है, हुक से क्या किया, स्प्रिंग बांधे हुए हैं और हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये हमारे तरफ जो फोर्स हुआ ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। लेकिन जो स्प्रिंग अपनी तरफ लगा रही है फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो यही रीस्टोरिंग फोर्स अगर यूनिट एरिया पे सेटअप हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि हमको लिखने में समय ना लगे, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हमने बोर्ड पे यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। चलिए, स्ट्रेस क्या होता है? द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी फोर्स अपॉन एरिया। गाइस, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया और किस फिजिकल क्वांटिटी की फार्मूला होता है? आप क्या बताएंगे? प्रेशर का। तो प्रेशर का भी फार्मूला एफ बाई ए होता है और स्ट्रेस का भी फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, या समझ लीजिए ये भी एक तरह का क्या है? एक प्रेशर ही है। जो स्ट्रेस होता है एक तरह का क्या होता है? प्रेशर होता है, बस ये रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा यूनिट एरिया पे सेटअप होता है। ठीक है, तो चलिए, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब हम इसकी कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये फोर्स है अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम गाइस क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल, यानी इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का या पास्कल है। इसका डायमेंशन आप तो निकाल ही लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है m l की पावर -1 t की पावर -2। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों, हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया। स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है और ये कैसी क्वांटिटी है, इसके बारे में मैं जान लिया। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। यहाँ पे एक एक करके हम बारी बारी पढ़ते जाएंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? कि द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ये आपको लाइट समझ नहीं आई कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी क्या होता है। जैसे मान लीजिए गाइस, हमारे पास ये क्या है? एक मार्कर है सिलेंडर टाइप का। इसको हम यदि ऊपर की तरफ खींचे या इसको हम नीचे की तरफ खींचे, ठीक है, कहने का मतलब मैं फिगर बना रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये कोई बॉडी है जिसकी लेंथ क्या है? L। जिसकी लेंथ क्या है? L। अब हम इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगा के खींचे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं और नीचे की तरफ भी फोर्स लगा के ऐसे हम क्या करें? खींचेंगे। तो इसकी लंबाई क्या भी बढ़ेगी? इसकी लंबाई बढ़ क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ रही है? डेल्टा एल मान रहा है,
यानी इसकी जो टोटल लंबाई पड़ेगी कितनी होगी, L प्लस डेल्टा L। इसकी पूरी लंबाई बढ़ के मान के इसको हम खींच रहे हैं, पहले इसकी लंबाई L थी, अब हम इसको खींचा तो डेल्टा L लंबाई बढ़ गई, तो टोटल कितनी लंबाई हो गई, L प्लस डेल्टा L लंबाई हो गई। तो या तो इसको हम बाहर की तरफ खींच सकते हैं, अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रेस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कोई भी बॉडी है उसको हम बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ऐसे खींचे, और दूसरा क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कोई भी बॉडी है जिसको हम परपेंडिकुलर इस पे प्रेशर लगाएं। जैसे मान लीजिए कोई एक लंबा सा ऑब्जेक्ट है, इसी फिगर को हम समझते हैं, इसी फिगर को समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिनल बॉडी थी L, जिसकी लंबाई कितनी L थी। अब हमने क्या किया, ऊपर से फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करने की कोशिश किया, यानी दबाने की कोशिश किया, तो इसकी लंबाई डेल्टा L घट जाती है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, L माइनस डेल्टा L, L माइनस डेल्टा L। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक मार्कर था, इस मार्कर को हमने क्या किया, ऊपर से और नीचे से फोर्स लगा के इसको क्या किया, दबा दिया। ये परपेंडिकुलर हमने क्या किया, फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दिया, तो इसकी लंबाई डेल्टा L माइनस हो जाएगी, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L माइनस डेल्टा L हो जाएगी। अब वो आपको ये चीज पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमने पहले नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ लिया, इसके दो पार्ट थे, एक था टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा क्या था कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस होता क्या है, इसको पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हमने लिखा है, सबका फार्मूला सबकी डिफिनेशन सेम है, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर था, बच्चों सबकी डिफिनेशन सेम है। यहाँ पे जो डिफिनेशन में क्या था, परपेंडिकुलर था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ टेंजेंट होता क्या है। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई क्यूब टाइप का या क्यूबॉइड टाइप का कोई शेप होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये शेप था, हमारे पास ये क्या था, एक शेप था, यानी ये स्क्वायर टाइप का एक शेप है। इसकी एरिया मान रहे हैं A, B, C और D। हमने क्या किया, इसको ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया। जब हम इसको थोड़ा सा तिरछे से फोर्स लगाते हैं, तो इसकी जो AB है, AB लाइन जो है सड़क के ये A वाला पॉइंट A डैश से चलाता है और B वाला जो पॉइंट B से चलाता है, यानी ये जो AC जो लाइन है ये थोड़ा सा खिसक जाती है, कितना इंच, थीटा इंच खिसक जाती है। ये क्या होती है, थीटा इंच हमारी क्या होती है, खिसक जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस, या हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि द रेशियो ऑफ फोर्स अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट मींस क्या होता है, स्पर्श करना, यानी किसी चीज के एक साइड को डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। एक साइड को क्या करना है, डिस्प्लेस कर देना। तो एक साइड इसकी लोअर साइड तो फिक्स है, अपर साइड क्या होगी, थीटा एंगल से घूम गई। अपर साइड जो है जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी अपर साइड जो है थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गई, यानी A वाला A डैश पे चला गया, B वाला B डैश पे चला गया। इसको क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। इसका भी फार्मूला सेम होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, बल्क स्ट्रेस भी बोलते हैं और वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, स्फीयर है, हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है, हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है। अब स्फीयर को चारों तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं,
ये इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। जब हम इक्वल फोर्स लगाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा कुछ घटेगा, यानी इसकी वॉल्यूम जो है घट के कुछ ऐसे हो जाएगी, यानी डेल्टा वी बेटा। पहले तो वी था वॉल्यूम, अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, घट के डेल्टा वी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार के स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस होता है। यानी इस कंडीशन में फोर्स लगाने पर इसकी वॉल्यूम में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस। इसका फार्मूला बल्क स्ट्रेस F/A होता है। बच्चों आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद आज ही हम आपको स्ट्रेन समझाएंगे, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, हमने स्ट्रेस तो पढ़ लिया अच्छी तरह, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बॉडी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ हमारी L है। इसको जब हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ेगी, डेल्टा L बढ़ेगी। तो इन्हीं यानी चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। ये सारी चीज क्या कहलाती है, यानी चेंज अपान ओरिजिनल, ये क्या कहता है, स्ट्रेन कहलाता है। आइए स्ट्रेन के बारे में समझते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। बच्चों हम यहाँ पे आपको समझा देना चाह रहे हैं, कॉन्फिगरेशन कहने का मतलब, कॉन्फिगरेशन मतलब उसकी शेप, साइज, है ना, और एरिया वॉल्यूम इससे संबंधित है कॉन्फिगरेशन। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन यानी चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप, आप कुछ भी कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है क्या है, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, ये फार्मूला होता है। आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर समझ में आएगी। अब जैसे मान लीजिए कॉन्फिगरेशन की जगह लेंथ है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, इसलिए दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लेंथ होगी वो कट जाएगी इसकी यूनिट। इसका मतलब इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती है। जब यूनिट नहीं होगी इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है जिसकी लंबाई कितनी मान लें हम, L मान रहे हैं। अब हम इसको F फोर्स ऊपर नीचे लगा के खींच रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। इसकी लंबाई बढ़ गई, जब इसकी लंबाई बढ़ गई तो कितनी लंबी, कितना बढ़ गया, डेल्टा L बढ़ गया, यानी टोटल लंबाई से कितनी बढ़ी, L प्लस डेल्टा L, यानी लंबाई कितनी बढ़ी, लंबाई बढ़ी डेल्टा L। तो ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट L है, हमने फोर्स लगाया और इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई तो डेल्टा L अपॉन L क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है गाइस, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक गुब्बारा है या स्फीयर है, ठीक है, हम कुछ भी मान रहे हैं, आपको शायद नीचे नहीं दिखा होगा, ऊपर बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, इसके चारों तरफ से हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कुछ कंप्रेस होगा, यानी इसकी पहले वॉल्यूम कितनी थी, इसकी पहले वॉल्यूम को हम V मान ले रहे हैं। जब हमने इसको कंप्रेस किया तो ये कुछ अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया, कितना गया, डेल्टा V चला गया, कितना चला गया, डेल्टा V चला गया। तो डेल्टा V अपॉन V यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या कहलाता है,
वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक यानी इसकी टाइप्स में तीसरी जो टॉपिक होगी वो शियर स्ट्रेन क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं शियर स्ट्रेन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम फिगर के द्वारा समझते हैं, हमारे पास ये स्क्वायर टाइप का कोई एक बॉडी है। स्क्वायर टाइप का क्या है? बॉडी है जिसकी एक साइड के लिए L है, रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड में है। इसकी नेमिंग करते हैं A, B, C और D। अब हम इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं। हमने आपको पहले बता दिया है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस होता क्या है, इसके ठीक पहले बताया था। हमने इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया तो ये जो साइड है, AB जो साइड है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, यानी पॉइंट A डैश पे चला गया और पॉइंट B जो है पॉइंट B डैश पे चला गया। अब कितने एंगल से मूव कर गया? थीटा एंगल से मूव कर गया। ठीक है, कितना मूव किया? डेल्टा x मूव कर दिया, यानी डेल्टा L मूव कर दिया। कितना हो गया? डेल्टा L या डेल्टा x कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो इन्हीं दोनों की रेशियो के, यानी जितनी डायमेंशन चेंज हो रही, कितनी डायमेंशन चेंज हो रही? डेल्टा L। ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है? L। तो इन्हीं दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेस। ये कंडीशन कब होती है? जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द फेस ऑफ द बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड फेस इज टर्न्ड व्हेन इट इज अंडर द शियरिंग स्ट्रेस। कहने का मतलब वह एंगल जिसके द्वारा किसी भी बॉडी टेंजेंशियल स्ट्रेस के द्वारा इसका जो क्या है, फिक्स फेस से अपर फेस क्या हो, थीटा एंगल से घूम जाए, है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस के द्वारा कोई भी बॉडी फिक्स्ड फेस से थीटा एंगल अपर फेस मूव कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे इसका लोअर एंड क्या फिक्स है, अपर एंड A B पोजीशन में था, हमने स्ट्रेस लगाया, A वाला A डैश पे, B वाला B डैश पे चला गया। कितने एंगल से मूव करके? थीटा एंगल से मूव करके। तो इस स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों, हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया। अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो कर्व प्लॉट होता है उस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चों आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्ट्रेन के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है स्ट्रेन और स्ट्रेस में। जो एक्स एक्सिस ग्राफ है वो स्ट्रेन दिखा रहा है, जो वाई एक्सिस ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है बच्चों? स्ट्रेस दिखा रहा है। आपको पॉइंट A, O, A, B, C और D आपको दिख रहा होगा। पॉइंट A जो पॉइंट है यहाँ पर भी लिखा है प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट B जो है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। पॉइंट यहाँ पे जो है ये पॉइंट D जो है फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों, हम O से A जो OA लाइन है हम देख रहे हैं, ये OA लाइन हम देख रहे हैं, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ भी हम पढ़ाएंगे। तो जो OA लाइन है स्ट्रेट लाइन दिखाने का मतलब जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी स्ट्रेस बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेन भी हमारा बढ़ रहा है। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट हमारा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक करने का मतलब अगर हम इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद तुरंत और बहुत कम समय में अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। तो
ओ ए लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, पॉइंट ए जो है प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है, यानी पॉइंट ए तक ही जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब हम ए से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या करता है कि इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है, यानी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो अपनी अवस्था में आ जाता है ना, यानी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, वो आ तो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लेगा, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हुआ। पॉइंट बी क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट कहलाता है, यानी पॉइंट बी तक ही कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। जब हम पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी तक जाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है। कहने का मतलब अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी लें तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब हम कहते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी जो है फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट में हम लोड अगर बढ़ा दें तो वह एक मैक्स लोड बढ़ाने के साथ साथ ऑब्जेक्ट पहले इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, परफेक्टली इलास्टिक शो करेगा, फिर इलास्टिसिटी शो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर, फिर प्लास्टिसिटी शो करेगा। जब लोड और बढ़ा देंगे तो वहां पे जाके ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, टूट जाता है। इसलिए पॉइंट डी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। आई होप आपको एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। ओ इज ए स्ट्रेट लाइन, that means stress is directly proportional to strain, that means the deforming force, after the removal of deforming force the object may be returned to its original shape and size. Beyond a object shows the elastic behavior, that means after the removal of deforming force it can return to its original shape and size. Point B is known as the elastic limit. Beyond B, between the C and D, the object shows the plastic behavior, that means object does not return to its original shape and size, and the point D is called the fracture point, that means the object can be break. ठीक है गाइस, आपको यहां तक क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी फिगर के हिसाब से हम कुछ मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल, हम एडी के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल कितने टाइप का होता है इसको समझेंगे। जैसे पहला बच्चों हमारा होता है कौन सा पहला होता है डक्टाइल मटेरियल्स, दूसरा क्या होता है ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, मटेरियल दूसरा का डक्टाइल मटेरियल क्या होता है बच्चों? डक्टाइल मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है। यानी ग्राफ में अगर हम ग्राफ काट लें, ये हमारा क्या है स्ट्रेन, ये हमारा क्या है स्ट्रेन, और ये क्या हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह होगा, यानी ग्राफ काफी लंबा तक जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, जिसको ये प्लास्टिक रेंज शो कर रही है, तो जिसका प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस फिगर में आपको दिख रहा है ओ ए बी सी डी, यानी जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो उसकी लेंथ ज्यादा है ना, उसको क्या बोलेंगे हम डक्टाइल मटेरियल्स बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो है डक्टाइल मटेरियल के, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। कौन कौन सा? सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिसकी प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन ज्यादा होता है। आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये तुम्हारा डक्टाइल मटेरियल हो गया। दूसरा हम इसको क्या कहेंगे, दूसरा हमारा है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है?
बच्चों इसका ठीक उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेन में और स्ट्रेस में, स्ट्रेन और स्ट्रेस में हम क्या करें, आपको शायद दिख नहीं रहा है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेस और स्ट्रेन में, इसकी जो प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन है वो बहुत कम होगा, यानी पॉइंट ए, सॉरी यहाँ पे ओ, ये बी और यहाँ पे पॉइंट सी, जिसकी प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन बहुत कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। द मटेरियल विच हैव द लेस प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, जैसे कास्ट आयरन हो गया, ग्लास हो गया, जैसे कौन सा, कास्ट आयरन, ग्लास, ईटीसी, ये सब क्या कहलाते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मटेरियल में हमने ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल पढ़ लिया। आगे हम इसी में पढ़ेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। आइए हम इसको समझते हैं, हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है गाइस, बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन करो तो हमने पढ़ लिया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के द्वारा जो है हुक्स लॉ पढ़ेंगे। लेकिन हुक्स लॉ पढ़ने से पहले एक चीज हम जानने के बारे में कोशिश करेंगे, इलास्टिक लिमिट क्या होता है। बच्चों कोई भी रबर बैंड हम जब खींचते हैं तो उसकी एक सीमा होती है। वह सीमा जहां तक कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। उसी चीज को हमने यहां पे लिखा है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। यानी वह सीमा तक जहां तक स्ट्रेस हटा देने पर ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। आइए हुक्स लॉ हम पढ़ते हैं। हुक्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको शायद दिखेगा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या कहता है, स्ट्रेन। यही हुक्स का नियम है। बच्चों हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू E into strain, E into strain, वेयर जहां पे E क्या कहता है, इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। E क्या कहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड, और ये क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, एंड ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहलाएगा। ई इज इक्वल टू क्या कहलाएगा बच्चों, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहलाएगा। ये हुक की नियम आ गया। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इनटू स्ट्रेन, और यही ई क्या कहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है गाइस, आइए हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता क्या है, ठीक है, यहीं पे हम हेडिंग बनाते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, विद इन इलास्टिसिटी की लिमिट, यानी यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे, E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्यों,
क्योंकि ये फार्मूलास आया है, स्ट्रेन के फार्मूलास आया है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? विद इन इलास्टिक लिमिट, ये हम जरूर लिखेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप आप ये चीज अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। विद इन इलास्टिसिटी लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, क्या होगा? स्ट्रेस की एसआई यूनिट हमने पढ़ा था, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जैसे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियरिंग और शियर मॉडुलस, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते उनको भी बताने की कोशिश करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।